हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग को। वैलेडिक्शन का पर्टिकुलर क्या मतलब होता है? विदा लेना। तो ये जो पोयम है, फॉरबिडिंग यानी मना करना, मॉर्निंग यानी कि विलाप। जब हम एक दूसरे से अलग हो रहे हो या विदा ले रहे हो तब मना किया जा रहा है रोने से या विलाप करने से। कुछ इस थीम पर इस पोयम को लिखा गया है। जॉन डन ने लिखी है। 1611 या 12 के बीच उन्होंने इस पोयम को लिख दिया था। अपनी वाइफ एन मोर के लिए लिखा था और उस समय लिखा था जबकि अपने मित्र रॉबर्ट ड्रूरी के साथ वो जा रहे थे फ्रांस के एक टूर पर। तब लिखा था। एन मोर उस समय प्रेग्नेंट थी और काफ़ी क्लोज था उनका डिलीवरी टाइम, तो काफ़ी इमोशनल हो गई थी, तो उन्हें समर्पित करके उन्होंने ये पोयम लिखी थी। 36 लाइन्स की पूरी पोयम है, जिसे कि 9 स्टेंजाज में बांटा गया है 4-4 लाइन के। इस पोयम को बाद में पब्लिश किया गया था 1633 में, यानी कि वही अधिकांश जो कविताएं हैं जॉन डन की वो पोस्थुमसली है, उनकी मृत्यु के उपरांत जैसे कि पब्लिश हुई है। तो उन्हीं कविताओं में से एक है हमारी ये पोयम वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। 1633 में उनका कलेक्शन आया था सॉन्ग्स एंड सोनेट, इसके अंदर इस पोयम को इंक्लूड किया गया था। आगे बात करते हैं पोयम की। गुणवान या अच्छे व्यक्ति होते हैं, भले लोग होते हैं, वो इस दुनिया से जाते हैं ना तो उनके जाने का भी पता नहीं चलता। कुछ इस भावना के साथ पोइट अपनी पोयम को शुरू करते हैं और कहते हैं एज वर्चुअस मेन पास माइल्डली अवे। जो गुणवान भले या अच्छे लोग होते हैं, वर्चुअस, वो लोग क्या करते हैं, बड़ी शांति से, माइल्डली चुपचाप शांति से चले जाते हैं इस दुनिया से। एंड विस्पर, और जब जाते हैं ना तो उनके आत्मा तक शोर नहीं करती या उनका शरीर कोई आवाज नहीं करता। वो बड़े ही धीरे से फुसफुसा करके विस्पर अपनी आत्मा से कहते हैं कि अब इस शरीर को छोड़ करके वो चली जाए। विस्पर टू देयर सोल्स टू गो, वो अपने आत्मा को भी कह देते हैं बड़े ही धीरे से फुसफुसा करके कि अब वो भी इस शरीर को छोड़ करके चली जाए जब वो इस दुनिया से निकलते हैं, गुजरते हैं। वाइल्स्ट सम ऑफ देयर सेड फ्रेंड्स, जबकि उनके कुछ उदास मित्र जो कि उनकी मृत्यु पर दुखी हैं, उन मित्रों के द्वारा कंफ्यूजन ही होता रहता है। इतनी शांति से मरते हैं, पता ही नहीं चलता है कि ये व्यक्ति सो रहा है या मर गया है। तो पोइट बोलता है कि उनके जो मित्र होते हैं ना, उनकी इस हालत को देख करके उदास होकर के कभी तो ये अनुमान लगाते हैं कि शायद वो जीवित है या मर गया है, और कुछ कहते हैं नहीं नहीं मर चुका है। कुछ इस प्रकार के गेसेस उनके मित्र जो कि उनके लिए उदास हैं वो लगाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। वाइल्स्ट सम ऑफ देयर सेड फ्रेंड्स, जबकि उनके कुछ उदास मित्र डू से क्या कहते हैं, ब्रेथ गोज नाउ, हाँ से अब चली गई हैं। एंड सम से नो, फिर कोई दूसरा मित्र कहता है नहीं नहीं अभी नहीं गई है, अभी वो जीवित है। तो जैसे वो व्यक्ति इस दुनिया से चले जाते हैं ना बिना शोर किए, वैसे ही सो लेट अस मेल्ट, हम भी क्या करें, पिघल जाएं, इस दुनिया से धीरे से खिसक जाएं। तो जैसे पिघल करके सब चीजें मिक्स हो जाती है ना, ठीक उसी तरीके से हम भी धीरे से पिघल जाते हैं। एंड मेक नो नॉइज, और कोई शोर नहीं करते हैं, एक दूसरे की याद में, एक दूसरे के लिए जो भी दुख हमारे अंदर है ना, उसे बिना दिखावा किए, बिना शोर किए हम अंदर ही अंदर क्या करते हैं, रो लेते हैं। सो लेट अस मेल्ट, तो चलो हम क्या करें, अंदर ही अंदर रो लेते हैं। एंड मेक नो नॉइज, और कोई शोर ना करें हम। नो टीयर फ्लड्स, यहाँ पर हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच यूज किए पोइट ने। बोलता है ना तो हम एक दूसरे के लिए अलग होते हुए आंसुओं की बाढ़ लाएंगे, आंसुओं से बाढ़ नहीं आ सकती, पर पोइट अपनी बात पर जोर देने के लिए इस तरीके से बोल रहा है कि ना तो एक दूसरे के लिए रो करके हम आंसुओं की बाढ़ लाएंगे, और साई टेम्पेस्ट मूव, ना ही आहें भर भर करके तूफान ले आएंगे। हवा जब बहती है, तेज बहती है, तो तूफान आ जाता है। पोइट बोलता है हमारी आहें जो हैं वो तूफान का कारण नहीं बनेगी। वर प्रोफेनेशन ऑफ अवर जॉयज, फिर पोइट बोलता है अगर हम ऐसा करते हैं कि इस प्रकार का रोना धोना करते हैं एक दूसरे से अलग होते हुए, तो ये वास्तव में प्रोफेनेशन, एक बुरा आरोप होगा, यह एक बुरा पक्ष होगा। किसका, ऑफ अवर जॉयज, जो प्रेम रूपी हमारा आनंद है ना, उस पर एक आरोप होगा, रोते धोते हैं एक दूसरे के लिए इस तरीके से। टू टेल द लेटी अवर लव, लेटी कॉमन मैन,
वो कॉमन मैन जो कि फिजिकल साइड ऑफ लव को ही जानते हैं, बोलता है ये हमारा जो प्रेम का आनंद है ना, हमारा प्रेम का आनंद केवल फिजिकल नहीं है कि एक दूसरे के सामने है तो प्रेम बना हुआ है फिर खत्म हो जाएगा, नहीं है वो। तो जो कॉमन मैन जो कि फिजिकल साइड ऑफ लव को ही जानते हैं, उनको एक तरीके से हम अपने प्रेम का गलत पक्ष प्रस्तुत करेंगे, एक आरोपात्मक पक्ष प्रस्तुत कर देंगे इस तरीके से। तो ऐसा मत करो, हम रोएंगे नहीं एक दूसरे के सामने। मूविंग ऑफ द अर्थ, फिर पोइट आगे बोलता है, कंपेयर करता है वो कि फिजिकल लव और स्पिरिचुअल लव में क्या अंतर है। अर्थ पर जो मूवमेंट होते हैं उन्हें वो फिजिकल लव से कंपेयर करते हैं, और जो आकाश में नक्षत्रों का विचलन है उसे वो कंपेयर करते हैं स्पिरिचुअल लव से। तो देखिए क्या कह रहे हैं नेक्स्ट स्टेंजा में, मूविंग ऑफ द अर्थ, जब इस धरती पर मूवमेंट होता है, अंदर ही अंदर जो धरती का मूवमेंट होता है उससे क्या होता है, भूकंप आ जाता है धरती के अंदर की हलचल से। द मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म एंड फियर, धरती के अंदर की जो हलचल होती है ना उससे बड़ा डर लगता है और बड़ा नुकसान होता है, हार्म एंड फियर लाता है वो भूकंप। मैन रेकन वाट इट डिड एंड मीन्ट, और मनुष्य अच्छे से जानता है, रेकन यानी रिकॉग्नाइज, जानना, पहचानना, अनुमान लगाना। मनुष्य आसानी से जान सकता है, अनुमान लगा सकता है कि जो ये धरती के अंदर की हलचल होती है ना उसका क्या मतलब है और ये हलचल क्या कर सकती है। ठीक उसी प्रकार से फिजिकल लव जो होता है ना वो ऊपरी दिखता है, वो हलचल हम जानते हैं कि वो थोड़ी देर के बाद नहीं रहेगा। बट ट्रेपिडेशन ऑफ स्पीयर्स, परंतु जो अंतरिक्ष के अंदर नक्षत्र है ना उनकी जो हलचल होती है तो ग्रेटर फार, वो बहुत ग्रेट होती है। ये जो धरती के अंदर की हलचल है उससे भी बड़ी हलचल ऊपर आकाश के नक्षत्रों की होती है, ग्रेटर फार इज इनोसेंट, पर उसका प्रभाव या उसके प्रभाव के बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं होती। ये हमारे अंदर ना तो कोई हार्म का डर होता है ना फियर होता है, कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल लव ऐसा ही होता है, इट डजंट हार्म एनीवन, इट इज इनोसेंट। डल सबलूनरी लवर्स, सबलूनरी कॉमन लवर्स, लवर्स पूरी जानकारी नहीं है जिन्हें कि सच्चा प्रेम क्या होता है, वैसे लवर्स। हुज सोल इज सेंस, जिनकी आत्मा जो होती है ना वो सेंसुअल प्लेजर तक ही टिकी हुई है। सेंसेस यानी कि सेंसुअल प्लेजर जो कि सेक्सुअल लव या फिजिकल लव की बात करती है। डल सबलूनरी लवर्स लव, जो डल सबलूनरी लवर्स है ना उनका लव, हुज सोल इज सेंस, केवल सेंसुअल लव तक ही सीमित है। कैन नॉट एडमिट एब्सेंस, और वो किसी भी प्रकार की अनुपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते एक दूसरे की। बिकॉज इट डथ रिमूव दोज थिंग्स, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो शरीर या वो फिजिकल ब्यूटी जिसकी ओर आकर्षित होकर के ये प्रेम एलिमेंट हुआ था वो ही नहीं है अब सामने। इट डथ रिमूव, क्योंकि एब्सेंस का परिणाम क्या हुआ है, वो चीजें हट गई है, द थिंग्स विच एलिमेंटेड इट, वो चीजें जिन्होंने कि इस प्रेम को निर्मित किया था वो सारी हट चुकी हैं। तो इस कारण से प्रेम भी खत्म हो जाएगा। ये एब्सेंस को सबलूनरी लवर्स नहीं स्वीकार कर पाते। फिर आगे पोइट कहते हैं, पर हमारा प्रेम कैसा है उसे एक्सप्रेस करते हुए बोलते हैं, बट वी, पर हम कैसे हैं, आई लव, बट वी बाय लव सो मच रिफाइंड, हमारा जो प्रेम है ना उसने हमें इतना शुद्ध और इतना पूर्ण कर दिया है। रिफाइंड का मतलब होता है सभ्य, पूर्ण। तो हमारा प्रेम कैसा है, बिल्कुल सभ्यतापूर्ण, सुसंस्कृत। एट आवर सेल्स नो नॉट वाट इट इज, हम खुद भी नहीं जान सकते कि क्या क्वालिटी है हमारे इस प्रेम की, इतना रिफाइंड है हमारा लव। इंटर एश्योर्ड ऑफ द माइंड, पर हम अपने मन ही मन में इस बात को लेकर के आश्वस्त होते हैं कि हमारा प्रेम है। इंटर एश्योर्ड, अंतर मन में आश्वस्त रहना, हम अपने इस प्रेम की मजबूती को लेकर के मन ही मन आश्वस्त हैं। केयरलेस, हम चिंता नहीं करते किसकी, आईज, लिप्स एंड हैंड्स, उन होठों की, आँखों की और हाथों की जिन्हें कि हम मिस करने वाले हैं। यानी कि फिजिकल प्रेजेंस और एब्सेंस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या हैं, हम स्पिरिचुअल लवर हैं। इस पोयम के अंदर एक तरह से पोइट ने प्लेटोनिक काइंड ऑफ लव को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है अपने शब्दों से। आगे देखिएगा, फिर पोइट एक प्यारा सा कंपैरिजन दे रहे हैं आगे की तरफ। आवर टू सोल्स देयरफॉर, तो हम दोनों की जो आत्माएं हैं इसलिए, विच आर वन, वो एक हैं, विच आर वन,
दो आई मस्ट गो, हालांकि इस समय मुझे जाना होगा। एंड्योर नॉट यट अ ब्रीच, परंतु फिर भी ये ध्यान रखना हमारे प्रेम में किसी भी प्रकार के टूटने को सहन करने की आवश्यकता नहीं होगी। एंड्योर, एंड्योर यानी सहन करना, ब्रीच यानी ब्रेक, बट एन एक्सपेंशन, बल्कि जब हम एक दूसरे से दूर होंगे तो भी क्या होगा, हम दोनों एक दूसरे के प्रति इस प्रेम को एक्सपेंड करेंगे, विस्तार मिलेगा हमारे इस प्रेम को भी। लाइक गोल्ड टू एरी थिननेस बीट, फिर बहुत प्यारा सा कंपैरिजन देते हुए बोलते हैं जैसे जो सोना होता है ना, उसे जितनी बार हथौड़ी का प्रहार होता है वो चपटा होता जाता है, पतला होता जाता है, चपटा होता जाता है, पतला होता जाता है और लंबाई बढ़ती चली जाती है, फैलता चला जाता है। वही स्थिति पोइट बोलता है हमारे लव की है कि चाहे कितने ही जीवन और समय के प्रहार हों, परंतु हमारा लव क्या है, इट विल एक्सपेंड, इट विल नॉट एंड। आगे देखिएगा, इफ दे बी टू, अगर हम दोनों की जो आत्माएं हैं वो दो हैं, अगर हम ये भी कहें कि हम दोनों की आत्मा तो दो आत्माएं हैं, दे आर टू, सो तो ये दोनों आत्माएं दो किस प्रकार से हो उसे एक्सप्लेन करते हैं। एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू, जैसे जो कड़क या अकड़े हुए दो पांव होते हैं ना प्रकार के, जिससे कि हम एक पूरा सर्कल बनाते हैं। एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू, हम इस प्रकार से अलग दो सोल्स हैं जैसे दो सोल्स जो कि कंपास के दो पांव जैसी हैं। दाई सोल द फिक्स्ड फुट, फिर पोइट अपनी बिलवेड से कहता है तुम्हारी जो आत्मा है ना वो तो क्या है, वो फिक्स वाला फुट है जो कि अपनी जगह पर खड़ा रहता है। मेक्स नो शो, कोई दिखावा नहीं करता है कि वो मूव कर रहा है। मेक्स नो शो टू मूव, मूव करने का कोई दिखावा नहीं करता, बट डथ, पर मूव करता है। कैसे कि जब सर्कल बनाने के लिए जो मूव कर रहा है उस पाँव को हिलना होता है या और दूरी पर जाना होता है, तो ये वाला पाँव हल्का सा बेंट होता है उसके लिए। बट डथ इफ द अदर डू, जैसे ही दूसरा पाँव मूव करता है ये पाँव अपनी ही जगह पर हिलता हुआ मूव कर जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता, दिखता ही नहीं है। ऐसे ही हम दोनों की आत्मा है और वो स्टैंडिंग फुट जो है वो तुम हो, अपनी बिलवेड से पोइट कहते हैं। आगे देखिएगा, दो इट इन द सेंटर सिट, ये जो दूसरा पाँव है ना वो कहाँ बैठा हुआ है, सेंटर में, केंद्र में रखा रहता है, ये पाँव टिका रहता है। यट वेन द अदर फार डथ रोम, पर जब दूसरा पाँव ज्यादा दूरी पर जाता है, अदर फार डथ रोम, दूर जाकर के मूव करता है, रोम करता है। इट लीन्स, तो जो ये स्टैंडिंग फुट है ना वो हल्का सा झुक जाता है। एंड हियर कंस, और ध्यान देता है कि ये किस तरीके से मूव कर रहा है। आफ्टर इट, इसके ऊपर पूरा ध्यान देते हुए इसके साथ साथ वो स्टैंडिंग फुट झुक करके मूव करने लगता है। एंड ग्रो इरेक्ट, और जैसे ही जो मूविंग फुट है वो अपनी जगह पर आता है, वैसे ही ये पाँव फिर कड़क होकर के खड़ा हो जाता है। ग्रोज इरेक्ट एज दैट कम्स होम, जब दूसरा पाँव अपनी जगह पर आ जाता है। सच विल्ट दाउ बी टू मी, तो जैसे ये पाँव है ना दोनों प्रकार के, ठीक उसी प्रकार से तुम मेरे लिए होंगी। हु मस्ट लाइक द अदर फुट, तुम्हें भी क्या करना है, जो वो दूसरा फुट है ना जो कि अपनी जगह पर खड़ा दिख रहा है पर ऑब्लिक, हल्का सा तिरछा होकर के, ऑब्लिकली तिरछापन, स्लैश मार्क जो हम बोलते हैं, हल्का सा तिरछा होकर के वो रन कर रहा होता है, जो स्टैंडिंग या अपनी जगह पर खड़ा हुआ पाँव है। दाई फर्मनेस मेक्स माई सर्कल जस्ट, पोइट अपनी बिलवेड से बोलते हैं जब तुम स्थिर रहती हो ना तो यही दुनिया में जो मेरा सर्कल है ना उसको क्या करता है, जस्ट कर देता है, बिल्कुल उचित, एक्यूरेट कर देता है। एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगेन, और परिणाम क्या होता है कि मैं अपना सर्कल पूरा करते हुए जब लौट करके आता हूँ तो जहाँ से मैंने शुरू किया था मैं फिर वहीं आकर के खड़ा हो सकता हूँ, जैसे कि वो दोनों पाँव एक ही जगह पर हो जाते हैं। पर ये कब होगा, व्हेन यू आर स्ट्रोंग स्टेड फास्ट। यहाँ पर पोइट पोयम को कंप्लीट करते हैं। पोयम में हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। कंसीट, मेटाफिजिकल कंसीट है पोयम में, जब वो प्रकार के दो पाँवों से, कंपस के दो पाँवों से लवर और बिलवेड की सोल्स को कंपेयर करते हैं।
साथ ही साथ में गोल्ड का कंपैरिजन भी बहुत प्यारा है कि जो दो लवर्स का लव होता है वो सोने की तरह है, जो अगर सच्चा है तो जितना भी उस पर प्रहार होंगे दुनिया के या समस्याओं के, वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, विस्तृत होता चला जाएगा पर टूटेगा नहीं। पोयम बहुत ही प्यारी है और बहुत प्यारे-प्यारे कंपैरिजन्स से भरी हुई है। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन पोयम का अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।